वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अब आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हमारे प्रोग्राम में नियो पाकिस्तान में एक ऐसी खातून से जिनको अगर प्राइड ऑफ पाकिस्तान कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत ही कम उम्र में 22 साल की उम्र में बड़ा कारनामा सर अंजाम देने वाली पाकिस्तान की बेटी का मैं तारुफ आपसे करवाती चलूँ। हमारे शो में मौजूद है जनाब समीना बेग, जिनका ताल्लुक हुंजा के एक छोटे से गांव शमशाल से है और महदूद सहूलियात के बावजूद अपने बुलंद अज़ाइम रखने वाली पाकिस्तान की बेटी ये एजाज रखती हैं कि इनका शुमार पाकिस्तान की पहली खातून में होता है जिन्होंने 22 साल की उम्र में पाकिस्तान का परचम दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट पर लहराया और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। समीना, आपको हम अपने शो में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। हमें सबसे पहले तो ये बताएगा कि आपने एससीओ को ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए क्यों चुना? जी, अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके तमाम देखने वालों को। और एससीओ को एम्बेसडर होना एससीओ का इसलिए मैंने चूज़ किया बिकॉज एससीओ वाज द फर्स्ट वन। आई रिमेंबर व्हेन आई केम बैक फ्रॉम एवरेस्ट, उन्होंने मुझे अप्रोच किया एंड दे आस्क्ड मी कि व्हाट यू वांट फ्रॉम अस एंड मैंने उनको कहा कि पर्सनली आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बट अगर आप बिकॉज मेरे जो गांव है शमशाल वैली, इट वाज कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं था। तो एससीओ वालों से मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर वहाँ पे अपना बीटीएस वो इंस्टॉल करते तो माई पीपल विल बी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, क्योंकि पीपल यूज टू वॉक फॉर 3 days टू रीच ड्राइव 3 hours टू रीच द नियरेस्ट वैली एंड देन दे यूज टू टॉक टू देयर फैमिलीज। सो उन्होंने वहाँ पे अपना BTS इंस्टॉल किया। एंड ऑल्सो नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज SCO जो है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑपरेट्स इन GB एंड आज़ाद कश्मीर, और जो फार फ्लंग एरियाज़ है गिलगित बल्तिस्तान के और आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे जाके ये लोग अपना जो सिस्टम है, उनकी जो सेलुलर कंपनी है वहाँ पे ऑपरेट करती है, और विच रियली हेल्प्स द पीपल जो कि बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं, बहुत मुश्किल हालात में रहते हैं, वहाँ पे जाके ये लोग अपने सर्विसेज देते हैं। तो बीइंग पार्ट ऑफ एससीओ इज़ एन ऑनर फॉर मी। समीना, आपका भी ताल्लुक शमशाल के इलाके से है, हमें थोड़ा सा इस इलाके के बारे में बताइएगा, कितना दूर है ये, और एससीओ का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद ये भी बताएगा कि इस इलाके को भी अब क्या कोई फ़ायदा पहुंच रहा है या पहुंचेगा इन फ्यूचर? शमशाल जैसे मैंने पहले कहा कि एक बहुत दूर अफ्तादा गांव है। शमशाल के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इट वाज कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड टिल 2003। देयर वाज नो रोड टिल 2016, देयर वाज नो कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बहुत रिमोट था ये गांव, और बट एक चीज़ शमशाल के बारे में जो सबसे ज़्यादा यूनिक है, वहाँ पे कुछ नहीं था बट देयर वाज स्कूल। बट एससीओ के ब्रांड एम्बेसडर होने से ऑब्वियसली शमशाल को जो फ़ायदा मिला है, या फिर पूरे गिलगित बल्तिस्तान को जो फ़ायदा हुआ है, वो ये कि वहाँ पे जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे जो सर्विस है वहाँ पे लोगों को मिल रही है, जो कि आई थिंक बहुत ज़बरदस्त है। नॉट ओनली सिर्फ मोबाइल फ़ोन सर्विस नहीं है, बल्कि जो दूर दराज वैलीज़ है वहाँ पे अपने जो 4G है वो देते हैं, सर्विस देते हैं, जिससे लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और बच्चे जो है स्टूडेंट स्पेशली, वो अपने घर बैठ के वो अपना तालीम हासिल कर रहे हैं, और जो एंटरप्रेन्योर्स है या फिर जो ऑनलाइन कारोबार करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है। तो बहुत सारे खिदमात है एससीओ के आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में। समीना, दिस इज थर्ड टाइम कि आप एससीओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इससे पहले आपका एक्सपीरियंस कैसा गया इनके साथ, वो भी शेयर कीजिएगा। देखिए, बहुत ज़बरदस्त रहा है मेरा एक्सपीरियंस सो फार, एंड इट्स माय थर्ड टाइम कि मैं आई एम बीइंग पार्ट ऑफ एससीओ अगेन।
एंड बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं एसईओ। और फिर जहाँ पे ज़बरदस्त काम होती है वहाँ पे उनके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो सेलुलर सर्विस देने के अलावा एसईओ जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिसमें क्लीनलीनेस कैंपेन्स होते हैं, प्लांटेशन के जो कैंपेन्स होते हैं। सो आई हैव बीन पार्ट ऑफ देयर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यानी कि शुजरकारी मुहिम और सफाई मुहिम, आप भी इस मुहिम का पार्ट रह चुकी हैं, इसका हिस्सा बनती हैं, बनती आ रही हैं, और कैसा महसूस करती हैं जब ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी आप देखती हैं कि बढ़ चढ़कर एसईओ हिस्सा ले रहा है? देखिए, एज ए सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होती है उसका हिस्सा बनना चाहिए। एंड हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो चाहे वो शजरकारी मुहिम हो या फिर क्लीनलीनेस कैंपेन हो, इनका हिस्सा बनना चाहिए हमें। और एसईओ इस तरह की सरगर्मियाँ कराते रहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, और इनका हिस्सा बनना मेरे लिए, क्योंकि लोगों तक मैसेज कन्वे करना भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये जो कैंपेन्स होती है, स्पेशली सफाई के हवाले से। क्योंकि पाकिस्तान माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, खूबसूरती की कमी नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि हमने वो अवेयरनेस क्रिएट करना है। क्योंकि जब फॉर एग्जांपल आई विल टॉक अबाउट गिलगित बाल्टिस्तान, क्योंकि बहुत खूबसूरती है वहाँ पे, इट्स ऑल नेचुरल ब्यूटी। अब जब लोग जाते हैं वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कचरे फेंकना या फिर उस इलाके को उसकी जो नेचुरल खूबसूरती है उसको ख़राब करते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को ये मैसेज कन्वे करें कि प्लीज़ आप जब इन इलाकों में जाते हैं तो इनकी उसकी खूबसूरती से तो आप महसूस होते हैं, लेकिन साथ साथ में उसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये पाकिस्तान में हर जगह होना चाहिए कि अपने इलाके को हम साफ़ रखें, अपने मुल्क को हम साफ़ रखें। एंड सिमिलरली शजरकारी मुहिम के हवाले से भी, क्योंकि अभी तो माशाल्लाह गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो माशाल्लाह एसईओ पिछले जब से मैं उनके साथ एफिलिएटेड हूँ, माशाल्लाह बहुत हर सालों की इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज। समीना, ये भी बताएगा कि ये तासुर भी इलाके में पाया जाता है कि एसईओ यहाँ पे दूसरे नेटवर्क्स को आने नहीं देता, इस बारे में आप क्या कहेंगी, कितना तासुर दुरुस्त है ये? वेल देखिए, आई थिंक एसईओ जो है उन इलाकों में जाके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे पहुँचना इट्सेल्फ इज़ अ चैलेंज। वहाँ पे जाके एसईओ जो है अपने खिदमात दे रही है आवाम को, और ये बिल्कुल गलत तासुर है। मैं ये मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये तासुर गलत है। बल्कि आई थिंक कि एसईओ लोगों को बुलाते हैं कि आप आ जाइए, अपनी खिदमात सर अंजाम दें। और दूसरा ये कि जो दूसरे सेलुलर कंपनीज़ है आज़ाद कश्मीर में ऑपरेशनल है, सिमिलरली दे कैन वो अपने खिदमात गिलगित बाल्टिस्तान में भी दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे काम करना इतना मुश्किल है, वहाँ पे दूसरे सेलुलर कंपनीज के लिए जाना और काम करना यकीनन बहुत मुश्किल होगा। समीना, आपने माउंट एवरेस्ट पर पाकिस्तान का परचम लहराया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आपका अगला ख्वाब है K2 सर करना, K2 की चोटी पर पाकिस्तान का परचम झंडा लहराना, और इसमें भी एसईओ आपको स्पॉन्सर कर रहा है। आपका देरीना ख्वाब था ये, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? वेल देखिए, माउंट एवरेस्ट समिट करना मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था ऑब्वियसली, क्योंकि बीइंग फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन और ख़वातीन को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में जो एक परसेप्शन है कि कमज़ोर है, नहीं कर सकती, या फिर ये परसेप्शन भी है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो ये तासुर हमने गलत साबित कर दिया कि नहीं। देखिए, पाकिस्तान में ख़वातीन माशाल्लाह हर फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, वहाँ पे काम कर रही है। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स था कि जो कि कम्प्लीटली मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स था पाकिस्तान के अंदर, तो इसमें ख़वातीन को रिप्रेजेंट करना यकीनन मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी। दूसरे कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, ऑब्वियसली आई वाज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट के समिट पे आई वाज स्टैंडिंग विद पाकिस्तानी फ्लैग।
तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि यू नो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड पाकिस्तान के अंदर भी ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मैं समझती हूँ कि हम तमाम लोगों के लिए, हमारी पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र है और प्राउड का लम्हा है कि आपने पाकिस्तान का जो नाम है, जो परचम है वो लहराया। और K2 आपका अगला ख्वाब है, हम उसके लिए आपको बेस्ट विशेस कहते हैं कि इंशाल्लाह ये ख्वाब आपका पूरा हो। जी बिल्कुल, K2 मेरा अल्टीमेट ड्रीम है एज अ माउंटेनियर and alhamdulillah I have been planning to climb K2 for the past 4 years, but वो some reasons की वजह से नहीं कर सकी। बट माशाल्लाह से अभी SCO जो है स्पॉन्सर कर रही है मेरी K2 एक्सपेडिशन, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है SCO की तरफ से। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर इस तरह के स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा इंकरेज नहीं किया जाता, बट SCO ने एक स्टेप उठाया है कि इस तरह के स्पोर्ट्स को भी पाकिस्तान में प्रमोट किया जा सकता है, सपोर्ट किया जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे मुल्क में, लेकिन वो सपोर्ट ना मिलने की वजह से इस तरह के स्पोर्ट्स आगे नहीं लेके जा सकते हैं। तो मेरे लिए यकीनन ये बहुत प्राउड मोमेंट है। थैंक यू सो मच समीना, आपने हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया, हमें SCO की सर्विसेज के बारे में भी आपने बताया कि इतना अच्छा काम किया जा रहा है। जनाब, प्रोग्राम हमारा जारी है, जो आज का हमारा जो मौजू हम लेकर आए हैं आपके लिए, उस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी। एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। उन्वान आप जानते हैं कि आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं खुला या तलाक की जो वजूहात हैं, उस पर बात कर रहे हैं। दीन इस्लाम और हमारे मुल्क का जो कानून है वो दोनों को ये राइट्स भी देता है कि अगर तो उनका एब्यूसिव रिलेशनशिप है तो वो ऐसे तरीके से अपनी राहें जुदा कर सकते हैं। रीज़न्स की इससे पहले हमने बात नहीं की है, और इसके साथ साथ जो है इसका कितना असर हो सकता है दो ज़िंदगियों पर और उनसे जुड़ी जो नन्ही ज़िंदगियां होती हैं उसके ऊपर, जहां आरा साहिबा से मैं इसके ऊपर लाजमी तौर पर बात करना चाहूँगी कि जो रीज़न्स हैं आपकी नज़र में, एक तो उसके ऊपर बात कीजिएगा, और दूसरी चीज़ इसी के साथ मैं रिलेट करना चाहूँगी कि अगर दो लोग एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं, औरत की तरफ से या मर्द की तरफ से, दोनों तरफ से, और आप उस रिलेशन को चलाने की नाकाम कोशिश करते जा रहे हैं, वो क्या असर रखता है आपके, कितना आपके लिए लीथल हो सकता है मर्द या औरत के लिए या उस घर में मौजूद छोटे बच्चों के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई मर्द या औरत किसी भी रिश्ते में बनते हैं तो डेफिनेटली दोनों की इंटेंशंस बहुत अच्छी होती हैं। आइदर इट इज़ लव मैरिज और अरेंज मैरिज ना, पहला एम उनका यही होता है कि हमारी एक आइडियल ज़िंदगी होगी, घर बहुत खूबसूरत होगा, दोनों के अपने अपने ख्वाब होते हैं, ख्वाहिशात होती हैं, स्टार्ट उनका बड़ा अच्छा होता है। उसी दौरान जो है वो फैमिली के अंदर कोई तीसरा भी आता है, एक बच्चा, जो कि अपनी खुशी से नहीं आता, उन दोनों की बायमी रजामंदी से आता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फिर प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा इश्यूज फैमिलीज़ के अंदर खड़े होना शुरू हो जाते हैं, जो कि कुछ हैं जो कि हम सब मतलब बीइंग अगर देखें तो सफ़र करते हैं लेकिन मैनेज करना सीख जाते हैं। अच्छा। बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिनकी फैमिली के पीछे सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है और वो उनको मैनेजमेंट बाकायदा बता भी रहे होते हैं, और दोनों साइड से, दोनों फैमिली से, क्योंकि यूजुअली जो हमारे यहाँ का सेटअप है नबिया, अगर आप देखें तो मोस्टली जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से होती हैं, अरेंज मैरिजेस होती हैं, तो उसके अंदर जो है वो दोनों फैमिली की सपोर्ट होती है, बच्चों की भी लुक आफ्टर हो रही होती है, तो चीज़ें चल जाती हैं। कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर उनकी मैनेजमेंट बड़ी पुअर होती है, इम्पेशेंस ज़्यादा होता है किसी एक में या दोनों के अंदर, जब उनकी प्रायोरिटी जो होती है वो उनकी अपनी सेल्फ होती है, बच्चे नहीं होते। तो ऐसे इश्यूज वो हैं जिनकी वजह से आज आपने ये प्रोग्राम रखा भी, और हमने इनकी कॉजेज और रीजंस के ऊपर बात की, क्योंकि तलाक और खुला की जो रेशियो है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत हद तक बढ़ता भी जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा उन लोगों के लिए या उन कपल्स के लिए जो कि अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं या जो अलहदा हो चुके हैं, अब उनकी औलाद भी है और वो मदर के पास है या फादर के पास है, और वो वीकेंड्स पे विजिटिंग पे जाती है अपने किसी भी पेरेंट के पास, ऐसे बच्चों की नफ्सियात मुतासिर ना हो, क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो नफ्सियात मुतासिर हो चुकी होती है। अच्छा। उनकी, क्योंकि जब अलहदगी कोई आराम से नहीं होती हमारी सोसाइटी में, उससे पहले एक बड़ी लंबी एपिसोड होती है, अब्यूज़ की होती है, फिजिकल वायलेशन की होती है, दोनों फैमिलीज़ के अटेम्प्ट्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर, बच्चों की बहुत ज़्यादा ड्रैग किया जाता है, तो माँ अच्छी नहीं है, बाप अच्छा नहीं है, तो वो बच्चों की बहुत ज़्यादा पाइल्ड अप इश्यूज़ तो होते हैं जो हम रूटीन में ऑब्जर्व करते हैं। उन पाइल्ड अप इश्यूज़ के साथ बच्चे जो हैं, अब वो एक शैटर्ड पर्सनैलिटी के साथ जो है
इस सोसाइटी के अंदर अपीयर होती हैं। अब माँ की हर मुमकिन कोशिश होती है, क्योंकि इनसिक्योरिटीज है ना, बाप के अंदर भी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरी औलाद है, माँ के अंदर इनसिक्योरिटी होती है कि छीन ना जाए। और माँ का जो वैलिड, औरत हमारी सोसाइटी में जो बहुत वैलिड चीज समझती है वो ये कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो मेरी औलाद है, और इस चक्कर में जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा पिसता है। यानी कि आपको लगता है कि नफ्सियात मुतासिर होगी ही होगी। फात साहब से मैं बल्कि बात करना चाहूंगी कि जब दो लोग तो अपनी जिंदगी का आगाज कर लेते हैं, राहें जुदा हुई, मर्द ने भी शादी कर ली, औरत ने भी शादी कर ली और अपनी जिंदगी का आगाज कर लिया, पिस वो जाता है जो कि जिसको पता ही नहीं है कि हुआ क्या इस घर में। चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड बहुत सारे हमने देखा है कि बाद में फिर केसेस चलते रहते हैं, माँ बच्चे को अपनी तरफ खींचती रहती है, बाप बच्चे को अपनी तरफ खींचता रहता है, लेकिन एक पूरी जिंदगी मुतासिर उसमें हो रही। क्या क्या मसाइल देखने पड़ते हैं प्रैक्टिकली? इसमें जो सबसे पहले जो टैगलाइन है जी वो हम समझते हैं कि डिवोर्स इज ऑलवेज बिटवीन स्पाउसेस, इट इज़ नेवर बिटवीन पेरेंट्स। अ चाइल्ड मस्ट नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ ईजी एंड फ्रीक्वेंट एक्सेस टू आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स। होता ही है कि जब चाइल्ड कस्टडी केसेस फाइल होते हैं तो कोर्ट्स में आमतौर पे कोर्ट्स आफ्टर सम 8-10 महीने लगाती है और उसके बाद एक बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा स्केड्यूल अलाउ करती है नॉन कस्टोडियल पेरेंट की फेवर में, जिसमें 2 घंटे या 3 घंटे कोर्ट प्रेमिसेस में वो बच्चे को अलाउ करती है जी, महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप आके मिल लें। साइमल्टेनियसली ये तो कोर्ट के रिगर्स एंड क्रंच है, फिर जो बच्चे का पास्ट है, जो डिवोर्स का प्रोसेस उसने देखा अपने पेरेंट्स का, जो बहुत ए वंस लविंग फादर था या लविंग मदर, वट एवर द हूसोएवर बी दी नॉन कस्टोडियल पेरेंट जिसके वो सीने के साथ सर रख के सोया करता था, वो ऑल टुगेदर एकदम एक स्ट्रेंजर बन जाता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस सिचुएशन में जो पोस्ट डिवोर्स इशूज़ हैं, हमारी जो सोल माशरे की जो जंग चलती है या इस तरह की स्पाउसेस की चलती है, वो सोल कस्टडी ऑफ द माइनर पे चलती है। बच्चा मुझे दे दो, बच्चा उसे दे दो, इसी के ऊपर लिटिगेशन चल रही है, अब टिल सुप्रीम कोर्ट चल रही है। मैं समझता हूँ जी कि बच्चे को, चूँकि जैसे मैंने पहले कहा कि इससे सेपरेशन बिटवीन स्पाउसेस, इट इज़ नेवर बिटवीन पेरेंट्स, तो बच्चे को ईजी एक्सेस अलाउ होनी चाहिए राइट फ्रॉम द डे वन लिटिगेशन स्टार्ट्स, राइट फ्रॉम द डे वन। आप बच्चा लिटिगेशन में आगे, अब जब उसका फॉल्ट ही नहीं है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उस डिवोर्स में, तो वाई टू डिप्राइव हिम फ्रॉम हैविंग ए रीजनेबल एक्सेस टू हिज नॉन कस्टोडियल पेरेंट। हमें शेयर्ड पेरेंटिंग की तरफ जाना चाहिए। जो हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो पास था। अब जो उस डिवोर्स के या सेपरेशन के इम्प्लीकेशंस हैं, जो फॉल आउट्स हैं, जो साइकोलॉजिकल डिरेलमेंट उस बच्चे ने सफ़र करनी है सोसाइटी के हाथों, जो अब्यूज़ करना है, उससे रोकें आप। उसे आप तब रोक सकते हैं जब नॉन कस्टोडियल पेरेंट जो उसकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस तक फ्री एक्सेस दें। मेरी अंडरस्टैंडिंग, अब आप आई वंडर कि मैं शायद यहाँ पे बैठे ही शायद आप लोगों को शॉक करने हूँ, लेकिन साहिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे काम कर रही है। मैं डाटा की एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, लेकिन बहुत बड़ी तादाद सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन की ऐसी है जो सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद है। और ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, जितने ब्लॉग्स हैं, जितने, मैं नहीं कहता कि वो बच्चा माँ के पास है या बाप के पास है, अगर माँ के पास है तो मामू, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, खालू, उनके बच्चे, ये मेरी बहन, और जो अगर बाप के पास है तो चाचा, ताया, और राइट फ्रॉम द, और उन्हें पता है दैट इज वेरी वेल। इसमें बच्चे और बच्चियां दोनों हैं जी जी, दोनों इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। वो 4 साल का बच्चा है, वो 8 साल की बच्ची, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, और वो अब्यूज हो रहे हैं। दैट अब्यूज इज वेरी वेल विद इन द नॉलेज ऑफ दैट सिंगल पेरेंट, लेकिन पेरेंट वो को पता है। और स्पेशली इन, सॉरी माफी चाहता हूँ, स्पेशली इन केसेस ऑफ सिंगल मदर्स, क्योंकि वो बेचारी डिपेंडेंट हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकती। ये केसेस हैं, और जहाँ पे फादर्स हैं उनके पास ऑप्शन। पॉसिबल कि पेरेंट को पता है बच्चा सेक्सुअली अब्यूज हो रहा है और पेरेंट कुछ नहीं कर रहा, सिचुएशन ये होती है उसको सिक्योर नहीं कर रहा, नहीं कर सकता ना जी वो उसकी। अगर खास तौर पे सिंगल पेरेंट मदर की अगर बात करें, वो बेचारी डिपेंडेंट है अपने भाई के ऊपर, या अब्यूज भी तो इमीडिएट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का है, या मामा या नाना, और ये मेरी समझ से बाहर है, बिटर रियलिटीज। और मैं इसकी रेशियो नहीं बताता, ये मैं उसके बाद नहीं जाता, लेकिन ये क्राइम हो रहा है। दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, आई वुड से। और सिर्फ इसकी वजह ये है कि आपकी जो फैमिली कोर्ट सिस्टम है वो एक्सेस नहीं दे रही नॉन कस्टोडियल पेरेंट को, उसे उसने बना दिया है क्रिमिनल। कि यार मेरा फर्ज कर लीजिए, मैं अगर एक नॉन कस्टोडियल पेरेंट हूँ, हस्बैंड और वाइफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट, भाई मेरा मैक्सिमम फॉल्ट ये है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सका ना, या मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सका। इसके अलावा मैंने कोई क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी तो नहीं किया, ना क्राइम अगेंस्ट स्टेट किया। देन व्हाई एम आई बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ हैविंग रीजनेबल एक्सेस टू माय चाइल्ड। और मेरा वो बच्चा जो से कुरान में मौलाना साहब मेरी सपोर्ट करेंगे,
मर्द और औरत की इब्तदाई आफरीन से औलाद ही तो बेसिक मकसद है शादी का। और कॉन्सेप्ट इस्लाम में क्या है? प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन है। आपने उस प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन में से बाप को, या बाप है या माँ नॉन कस्टोडियल पेरेंट, पाकिस्तान में मेजॉरिटी फादर्स की है नॉन कस्टोडियल पेरेंट से, उससे आपने उसकी शनाख्त से महरूम कर दिया। अब वो बच्चा 4 या 5 साल की उम्र में लिटिगेशन में आ गया। कोर्ट ने बहुत कमाल मेहरबानी करते हुए आपको 2 घंटे की मुलाकात दे दी कोर्ट प्रेमिसेस में। अब साइमल्टेनियसली मैंने तो, जितनी मेरी 19 साल की वकालत है जी, कभी कोई खातून ऐसी नहीं देखी जिन्होंने खुला लिया हो, या कोई मर्द ऐसा नहीं देखा जिसने तलाक दी हो, अपने आप को जस्टिफाई ना किया हो और दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन ना की हो। बच्चा जिसके पास है, जो एब्सेंट पेरेंट है, सबसे जो मैनिपुलेट भी होगा। बात आपने भी बताई है विच आई कैन नॉट डाइजेस्ट, मुझसे नहीं हो रही, कि कोई पेरेंट है, चाहे वो बाप है या वो माँ है, मतलब मेरे तसव्वुर से बाहर की ये बात है कि आपका जो फर्स्ट रिलेशनशिप है, जिसको हम माँ मुँह कहते हैं, यानी कि माँ का भाई या आपके बाप का भाई जिसे हम चाचा कहते हैं, और इतने प्यारे रिश्ते हैं, और अगर आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, और कितनी बेबस होगी वो माँ या कितना बेबस होगा वो शख्स, मर्द तो कम नहीं होंगे, आई एम श्योर कि औरतें ही ज़्यादा बेबस होंगी कि जो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। उस औरत के साथ साथ आप सोचेंगे बच्चे का जो मेंटल जो कंडीशन है वो किस स्टेज पर है। है। यहाँ पे आप देखें कि उसी डिसीजन को, जो कि उस डिसीजन को पसंद नहीं किया गया और सोसाइटी में अडॉप्ट नहीं किया गया, खुला या तलाक का जो डिसीजन था वो या मर्द की तरफ से था या औरत की तरफ से था, तो ये रिजल्ट्स फिर उस चीज़ के हैं, क्योंकि लड़की की फैमिली या लड़के की फैमिली इस डिसीजन को अडॉप्ट ही नहीं करती, ओन नहीं करती है। लड़की के घर वाले मानते नहीं। एक बहुत बड़ा वजह जो बनती है ना, जिसे हम लोग सोसाइटी से कंसिडर नहीं करती, जिस वक्त लड़ाई या झगड़ा होता है स्पाउसेस के दरमियान, तो अभी किसी ज़माने में वो लोग हुआ करते थे मैडम, जो सुलह करा देते थे, जो नरम कर देते थे, ठंडा कर देते थे, पानी डाल देते थे। अभी लोग भड़काते हैं। वो बहुत बड़ी तादाद ऐसे मर्द और ख़वातीन की है, जब वो घर उनका टूट रहा होता है तो वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, और वो बजाय इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए कि यार इस थर्ड पार्टी की कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट यकीनन है जो वो अपना सेटिस्फाई कर रहे हैं आपके थ्रू। और जब वो घर टूट जाता है, मसलन ख़वातीन की मैं अक्सर बात करूँगा, तो मोस्टली ये जो केसेस हैं खुला के या चाइल्ड कस्टडी के या जो एक समान जहेज़ का केस होता है फाइल, ये ब्रदर्स की तरफ से भाई होंगे या वालिद होंगे जो केसेस में आएंगे। फिर खातून की अपनी अहमियत ख़त्म हो जाती है, अपनी विल भी ख़त्म हो जाती है। फिर वो उस भाई की विल होगी, वो मानेगा, या बाप जो भी है वो मानेगा तो वो सुलह होगी, अदरवाइज सुलह नहीं होगी। शाह साहब से भी बात करेंगे, आरिफ सिद्दीकी साहब से भी बात करेंगे, जो खौफनाक एक मंजरकशी की है फहद साहब ने, कि कहाँ गए वो प्यार भरे एहतराम वाले रिश्ते, कहाँ हमने उनको खो दिया है। इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शॉर्ट ब्रेक है, स्टे विद अस।